आप उत्तर प्रदेश और ब्रज प्रदेश को देखें तो यहाँ पर होली का जो महत्व है और होली का जो उत्साह होता है ना, वो चरम सीमा पर होता है। हमारे ब्रज प्रदेश में तो राधा कृष्ण की होली जो है वो वर्ल्ड फेमस है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आप देखते होंगे कि राधा कृष्ण की होली को कितने तरीके से दिखाया जाता है। और भक्त प्रहलाद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो भक्त प्रहलाद हैं वो हिरण्यकश्यप राजा के पुत्र थे और वो सदैव भगवान विष्णु को ही सर्वोपरि मानते और उनकी पूजा करते थे। तो जो उनके पिता यानी राजा हिरण्यकश्यप थे, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी क्योंकि वो उनको शत्रु मानते थे। भगवान जीवन को प्रभावित करती है। जब हम बात करते हैं होलिका दहन के पास क्या हो रहा है, तो देखिए इस समय सबको ध्यान रखना होगा। होलिका के बाद यानी 16 मार्च को राहु और केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ओके। अब राहु और केतु जो हैं ये दानव ग्रह हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मैं बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में ना जाते हुए एक मुख्य बात अवश्य बताऊंगी। राहु और केतु जब किसी के जीवन में आते हैं, अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो इस समय में तांत्रिक लोग, जलनखोर लोग, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वैसे लोग, वो लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, तंत्र मंत्र मसान मारन, ये सभी क्रियाएं इन दिनों में की जाती हैं। जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत से उपाय कर सकते हो। तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ जो कि हर एक इंसान को करना है। तो अगर आपके घर के पास कोई चौराहे पर होलिका दहन हो रहा है तब तो आपने अगले दिन उस होलिका की राख लेकर आनी है। अच्छा। और अगर आपके चौराहे पर होलिका दहन नहीं होता है तो फिर आपकी कम्युनिटी में जो होलिका दहन हो रहा है, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, चौराहे पर जो होलिका दहन होता है ना उसकी पावर्स 200% होती हैं। अच्छा। क्योंकि चौराहा चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जी। तो वहां पर जो होलिका दहन होता है उसकी पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। बच्चे को बहुत नजर लगती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़ी नजर लगती है। तो आप एक लाल कपड़े में थोड़ी सी एक चुटकी राख बांधिए, उसका एक तावीज जैसा बना लीजिए और अपने बच्चे को पहना दीजिए। अच्छा। उस बच्चे को नजर लगनी बंद हो जाएगी, उसे नजर नहीं लगेगी। या लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो पा रहा है। तीसरी चीज कभी कभी ये होती है कि सारे टेस्ट करा लिए हैं पर पता ही नहीं चल रहा इसे क्या बीमारी है ना, बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में है, सफेद कलर जो है उसी से सारे कलर्स आपको मिलते हैं। में से ही 7 रंग पैदा होते हैं। आपके शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्रों के अलग अलग रंग हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं हम तो होली नहीं खेलेंगे। अगर आप इस तरह से होली को नकार रहे हैं तो आप अपने जीवन में उन कलर्स के महत्व को नकार रहे हैं। बोलो। इस पान के पत्ते को आपने शहद में डिप करना है। जो हनी है ना, ये आपको मनी देता है। आपने मेरा काम कर दिया है, अब भगवान बाध्य है आपका काम करने के लिए। आप बिजनेस करोगे तो उनकी मर्जी है, वो डील करें ना करें। नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो होली पे करेंगे कि होली पे जो होली का क्या महत्व है, होली पे जो ऊर्जा है वो किस टाइप की ऊर्जा हो रही है। एस्ट्रोलॉजर है तो आप थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करिएगा। मैं आपसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो होलिका दहन है उसका क्या महत्व होता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि होली का हमारे देश में महत्व क्या है। क्योंकि देश के कई भागों में होली को बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। और अगर आप उत्तर प्रदेश और ब्रज प्रदेश को देखें तो यहाँ पर होली का जो महत्व है और होली का जो उत्साह होता है ना, वो चरम सीमा पर होता है। हमारे ब्रज प्रदेश में तो राधा कृष्ण की होली जो है वो वर्ल्ड फेमस है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आप देखते होंगे कि राधा कृष्ण की होली को कितने तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन किसी भी त्योहार के पीछे जो एक महत्व होता है, पहले उसे समझना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम किसी त्योहार के पौराणिक महत्व को भूल जाते हैं, क्योंकि जो पौराणिक महत्व है एक्चुअली वही त्योहार की आत्मा होता है। और अगर हम किसी त्योहार के पौराणिक महत्व को भूल गए, यानी हमने उसकी आत्मा को भुला दिया, तो फिर उस त्योहार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गंदगी आ जाती है।
जैसा कि आप देखते होंगे कि जब रंग भरने वाली होली होती है, यानी जब रंग खेलने वाली होती है, तो कई स्थानों पर बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार के साथ होली को खेला जाता है। लोग गंदगी में खेलते हैं, कीचड़ में खेलते हुए आपको दिखते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर तो बहुत ही अभद्र तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी। जब भी हमारे संस्कारों में कहीं भी कोई पतन आ रहा है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने त्योहारों का पौराणिक महत्व बताना भूल गए हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर होली का पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, होली ना हम 2 दिन मनाते हैं। जो मुख्य रूप से जो होली मनाई जाती है वो होलिका दहन है, जो कि पूर्णमासी वाले दिन, फाल्गुन मास की पूर्णमासी वाले दिन होलिका दहन होता है। राजा हिरण्यकश्यप की कथा इसमें आती है, और भक्त प्रहलाद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो भक्त प्रहलाद हैं वो हिरण्यकश्यप राजा के पुत्र थे, और वो सदैव भगवान विष्णु को ही सर्वोपरि मानते और उनकी पूजा करते थे। तो जो उनके पिता यानी राजा हिरण्यकश्यप थे, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वो उनको शत्रु मानते थे भगवान को। हाँ, वो एक तो भगवान को शत्रु मानते थे, और दूसरा वो ये सोचते थे कि मैं राजा हूँ, मैं अपनी प्रजा का भरण पोषण करता हूँ, तो फिर तुम भगवान विष्णु की पूजा क्यों करते हो? तो हम इसको थोड़े छोटे में ही ले लेते हैं। तो राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए। कभी पेड़ से गिरा दिया, कभी पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कभी गरम कढ़ाई के तेल में डाल दिया। तो जब उन्होंने देखा कि हर स्थान पर भगवान विष्णु विभिन्न रूप धर के प्रहलाद को बचा लेते हैं, तो उनका क्रोध जो है वो सीमा पार कर गया। तो राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसके नाम से हम होलिका दहन कहते हैं। तो जो होलिका थी उसे ब्रह्मा जी ने एक आशीर्वाद दिया था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। अच्छा। तो राजा हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों की एक ढेर बनाया, जिसे आप आज की भाषा में चिता कह सकते हैं। लकड़ियों का एक ढेर बनाया, उस पे वो होलिका, जो कि प्रहलाद की बुआ थी, वो बैठी, और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में रखा, और होलिका में अग्नि जला दी गई, क्योंकि होलिका जी को तो वरदान प्राप्त था कि वो जलेंगी नहीं। लेकिन भक्त प्रहलाद की जो पूजा, श्रद्धा और भक्ति थी, और भगवान विष्णु पर, उस परमपिता परमात्मा पर भक्त प्रहलाद का जो विश्वास था, वो विश्वास जीत गया। उस अग्नि में होलिका भस्म हो गई, और प्रहलाद जो हैं वो सुरक्षित बच गए। तो भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। देखिए, आज ना कई बार आपसे लोग ये प्रश्न करते हुए मिलेंगे कि जब होलिका बुरी थी, वो तो राक्षस की बहन थी, तो फिर हम उसकी याद में होलिका दहन क्यों मनाते हैं? तो यहाँ पर आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, जो होलिका दहन है वो होलिका की याद में नहीं मनाया जाता। होलिका दहन भक्त प्रहलाद की जो भक्ति थी वो जीती है। प्रहलाद का जो भगवान पर विश्वास था वो जीता है। अच्छाई की बुराई पर जीत हुई है। इस पूरे मैटर को लेकर हम होलिका दहन मनाते हैं। उसके अगले दिन, क्योंकि अब प्रहलाद जब सुरक्षित बच गए, यानी कि परमात्मा जिसे प्रेम करते हैं उसे प्रत्येक मुश्किल से निकाल लेते हैं, तो इस खुशी को मनाया गया अगले दिन रंगों के द्वारा। तो पहले ऐसे रंग नहीं होते थे, आजकल तो सारे केमिकल कलर्स हैं, लेकिन पुराने समय में प्राकृतिक कलर हुआ करते थे। कुमकुम है, रोली है, अबीर है, दही है, माखन है। ब्रज में तो दही और माखन से होली खेली जाती है। तो फिर होलिका दहन के अगले दिन, यानी कि पड़वा वाले दिन, रंगों के द्वारा होली मनाई जाती है। तो ये होलिका का पौराणिक महत्व है। अच्छा मैम, इसके कोई होली के आसपास कोई ग्रह चाल भी चल रही है क्या? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारा जो पूरा जीवन है वो ग्रहों की चाल की द्वारा ही निर्धारित होता है। अच्छा। और ये जो ग्रह हैं, यानी कि सौर मंडल में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। तो प्लैनेट्स तो डेफिनेटली मूव करते रहते हैं। हर दिन डिफरेंट प्लैनेट्स की चाल अलग होती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब हम बात करते हैं होलिका दहन के पास क्या हो रहा है, तो देखिए, इस समय सबको ध्यान रखना होगा। होलिका के बाद यानी 16 मार्च को,
जी। राहु और केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ओके। अब राहु और केतु जो हैं ये दानव ग्रह हैं। जी जी। कुल मिला के देखा जाए तो मैं बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में ना जाते हुए एक मुख्य बात अवश्य बताऊंगी। राहु और केतु जब किसी के जीवन में आते हैं, किसी के नक्षत्र में पदार्पण करते हैं, तो सबसे पहला काम जो देते हैं ना, वो सामने वाले की मति भ्रष्ट करते हैं। राहु केतु जी। राहु आएंगे तो आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आपका सडन इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। और आप ही के माध्यम से सबको बताना भी चाहूंगी कि डेफिनेटली जो लोग सुन रहे हैं उन सब ने महसूस किया होगा कि पीछे जब से ये मार्च लगा है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। किसी को चोट लग रही होगी, एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे, तबीयत अचानक से खराब हो रही होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा तो उनकी एनर्जी बहुत लो हो रही होगी जी। मतलब उनका मन नहीं लग रहा होगा कुछ काम करने में, उनको लग रहा होगा बहुत डल एनर्जी हो गई है, हमें कोई काम नहीं करना। इसका भी एक रीजन है। होली अभी 7 मार्च को होली का अष्टक लगा है, कल से ही होला अष्टक प्रारंभ हो गए। जी जी। होली के आसपास और होला अष्टक के दिनों में सारे एनर्जी पोर्टल्स जो हैं वो ओपन रहते हैं, तो अच्छी एनर्जीज भी बहुत तरीके से बहुत मात्रा में ओपन होती हैं। अच्छा। और बुरी एनर्जीज भी बहुत मात्रा में ओपन होती हैं। तो जिन लोगों का ऑरा बहुत रिसेप्टिव होता है उन लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से लोग इस समय फील कर रहे होंगे, डल एनर्जी हो रही होगी, अननेसेसरली की प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही होंगी। जिनकी नौकरी चल रही है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि एकदम अचानक से कुछ ऑफिस में पॉलिटिक्स होने लग गई है और डिप्रेशन आ रहा होगा। किसी भी छोटी सी चीज को लेकर उनके मन में डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग चल रही होगी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम इस समय कई लोगों को हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी। तो उसका रीजन यही है कि सारी एनर्जीज जो हैं वो एक तरह से ब्लास्ट कर रही हैं इस समय जी। और 16 मार्च से राहु केतु परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब आप ना बोलते हैं ना कनेक्ट द डॉट्स, अब आप इसको मिक्स करके देखिए। इधर होला अष्टक में एनर्जीज बहुत प्रभावी हैं। 16 तारीख से राहु केतु ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो सभी लोगों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय डिप्रेशन तो मोस्टली सभी लोगों को होगा, नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं सबको, परिवार में रिश्तों के अंदर समस्याएं आ सकती हैं, लोगों को ना एक डिटैचमेंट फील हो सकता है, यार जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, काम छोड़ देता हूँ, घर छोड़ देता हूँ, यानी कि ना एक सांसारिक जीवन से डिटैच होने का भाव लोगों के अंदर क्रिएट होने लगेगा। तो इस समय लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। जब भी राहु केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं मानसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। देखो राहु जो है ना वो ब्रेन है और जो केतु है वो विदाउट ब्रेन है। जी जी। तब आप समझ लीजिए जब ब्रेन होगा तो बहुत ज्यादा चर्निंग ऑफ ब्रेन होगी, और जब सिर्फ बॉडी ही बॉडी होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, दिमाग ही नहीं है तो आप टकराओगे इधर उधर। बिल्कुल। तो इसीलिए इस समय में लोगों के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं। बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगेगी, क्योंकि जब राहु का प्रभाव होता है तो जो लोगों की ऑरा नेगेटिव होती है या कमजोर होती है उन लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है। तो थोड़ा ध्यान रखें सभी लोग। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको मैं होली पे मतलब अपनी जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव में कैसे बदल सकता हूँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। जी मैं जैसा मैंने आपको अभी बताया कि होली के आसपास होला अष्टक के दिनों में नेगेटिव एनर्जीज भी चरम सीमा पर होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज भी चरम सीमा पर होती हैं, लेकिन हम अट्रैक्ट किसे करेंगे? हम वो बोलते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमारे पास जो ऐसी जैसी एनर्जीज है ना, हम वैसी एनर्जीज को तुरंत ग्रैस्प कर लेते हैं। अगर मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो होलिका के इन दिनों में और होलिका दहन वाले दिन पूर्णमासी है, उस दिन अगर आप अपनी ध्यान, साधना, भक्ति, जप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो इस समय में तांत्रिक लोग, जलनखोर लोग, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वैसे लोग, वो लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, तंत्र मंत्र, मसान, मारन, ये सभी क्रियाएं इन दिनों में की जाती हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा जो तांत्रिक की क्रिया होती हैं वो होली पर होती हैं? बिल्कुल, तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो होली पर और दिवाली पर बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। अच्छा। और इस दिनों में आप देखेंगे कि जैसे
मोस्टली आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी ऐसी चीज पर पैर रख दिया जो किसी ने उतारा करके फेंकी है, तो नॉर्मल दिनों में हो सकता है आपको उसका प्रभाव सिर्फ 50% हो, लेकिन होली और दिवाली के दिनों में आपको उसका प्रभाव 100% दिखाई देगा। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा, तो मैम उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। जब होलिका दहन होता है ना, तो होलिका दहन वाला दिन और होला अष्टक से लेकर होलिका दहन तक के दिन, यानी ये 8 दिन, इन दिनों में आप अपने जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत से उपाय कर सकते हो। तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ जो कि हर एक इंसान को करना है। जी। आपकी कम्युनिटी में अगर होलिका दहन हो रहा है या कॉलोनी में होलिका दहन हो रहा है, बिकॉज होलिका दहन मोस्टली सब जगह होता है, तो अगर आपके घर के पास कोई चौराहे पर होलिका दहन हो रहा है, तब तो आपने अगले दिन उस होलिका की राख लेकर आनी है। अच्छा। और अगर आपके चौराहे पर होलिका दहन नहीं होता है, तो फिर आपकी कम्युनिटी में जो होलिका दहन हो रहा है, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, चौराहे पर जो होलिका दहन होता है ना, उसकी पावर्स 200% होती हैं। अच्छा। क्योंकि चौराहा चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जी जी। तो वहां पर जो होलिका दहन होता है उसकी पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो आप होलिका दहन के अगले दिन, यानी होली खेलने वाले दिन, जी जी। उस दिन आप सुबह सुबह जाइए और होलिका दहन की जो राख है वो आप एक लाल कपड़े में बांध कर अपने घर ले आइए। जी। अब इस राख को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बच्चे को बहुत नजर लगती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़ी नजर लगती है, तो आप एक लाल कपड़े में थोड़ी सी एक चुटकी राख बांधिए, उसका एक तावीज जैसा बना लीजिए और अपने बच्चे को पहना दीजिए। अच्छा। उस बच्चे को नजर लगनी बंद हो जाएगी, उसे नजर नहीं लगेगी। ओके। इस राख का एक प्रयोग और बताती हूँ। अगर आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार चल रहा है या लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो पा रहा है। तीसरी चीज कभी कभी ये होती है कि सारे टेस्ट करा लिए हैं पर पता ही नहीं चल रहा इसे क्या बीमारी है ना, बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में है, तो आप होलिका की राख लेकर आइए अगले दिन, जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ है उसकी चादर पर छिड़क दीजिए, बिस्तर के चारों कोनों पर उस राख से या तो तिलक कर दीजिए या बेस्ट होगा कि एक लाल पोटली में बांधकर उसके बेड का जो पाया होता है ना, पाए में वो राख बांध दीजिए। अच्छा। आप ये देखेंगे कि बस आप ये करेंगे और उसके बाद अगर डायग्नोज नहीं हो रही थी बीमारी, तो बीमारी डायग्नोज हो जाएगी। अगर वो रिकवर नहीं हो रहा था तो उसकी रिकवरी शुरू हो जाएगी। अच्छा। जी हाँ, आपको इलाज मिल जाएगा और वो पर्सन जो बीमार बहुत समय से था वो ठीक होने लग जाएगा। अरे वाह। तो होलिका की राख बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तो भी नहीं करना, लोगों को पता भी नहीं होता है मैम कि इसका ये हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे पास कई बार ऐसे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि होलिका की राख में तो नेगेटिविटी होती है, क्योंकि जब होली जली, होलिका को बिठाया गया, तो वो तो बहुत नेगेटिव थॉट्स लेकर बैठी थी जी। तो उन सबको बताना चाहूंगी, होलिका की थॉट्स नेगेटिव थी, लेकिन जो भक्त प्रहलाद वहां बैठे वो थे तो पॉजिटिव थे, वो तो पॉजिटिव थे ना। देखिए हम कहते हैं ना, गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, तो उस होलिका में तो प्रहलाद जी की भक्ति की पावर है। बिल्कुल। तो वो होलिका की जो राख होती है वो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी बहुत प्रभावशाली होती है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है लेकिन आपको अपने घर में एक डलनेस फील होती है, आप घर के अंदर आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ना बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस घर के अंदर हैं, होता है ना जी, और या आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है घर के अंदर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अपने घर के प्रत्येक कमरे के हर कॉर्नर पर होलिका की राख को रख दीजिए और कोशिश अगर कर सकते हैं तो एक कांच के बाउल में होलिका की राख लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर रखिए, 2 लौंग रखिए, 1 बताशा रखिए और आप ये वाला कांच का बाउल हर कमरे में रख दीजिए जी। इसको एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक हर कमरे में रखा रहने दीजिए। उसके बाद जो बाउल में आपने रखी है राख, वो उठाकर आप कहीं पर भी फ्लोइंग वाटर में डिस्कार्ड कर दीजिए एंड यू विल फील कि आपके घर के जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई है, पॉजिटिविटी आप महसूस करने लगेंगे। एक चीज और बताती हूँ आपको, बहुत ही मतलब जब तक आप अपना ध्यान लगा रहे हैं तब तक मुझे कुछ चीजें याद आ गई, वो मैं आपको बता देती हूँ। होलिका की वाले दिन आपको क्या करना चाहिए।
कभी कभी हमारे को कोई नजर लगी होती है, ईविल आई होता है, कोई तंत्र मंत्र हो रखा है, या बीमारी ही बहुत ज्यादा है जीवन में, आप ये महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ स्टक हो गया है, कोई काम नहीं बन रहा आपका, जो भी काम करने जाते हैं वो अटक जाता है। जी जी। तो होलिका दहन वाले दिन, क्योंकि होलिका दहन तो रात में होता है, जी जी। आपने सुबह बेसन और हल्दी इसको मिलाकर आप या तो इसे दूध में मिलाएंगे या आप इसे गुलाब जल में मिलाएंगे। अच्छा। अगर दूध अवेलेबल नहीं, वैसे तो दूध अवेलेबल सभी घरों में होता है, या किसी को अगर रिएक्शन हो जाता है तो दूध में मिला लीजिए बेसन और हल्दी, अदरवाइज आप गुलाब जल में मिला लीजिए बेसन और हल्दी। इसका एक पेस्ट बनाकर अपनी पूरी बॉडी पर लगाइए। अच्छा। पूरी बॉडी पे उस पेस्ट को लगाइए और फिर अपनी चेस्ट पर आपने अपनी उंगली से एक ओम का निशान बनाना है और एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। ओके। वो चेस्ट एरिया पे और कहीं किसी एरिया पे नहीं बनाएंगे। और 5-10 मिनट रुकिए। फिर ये उपटन जब आपका सूख जाएगा तो इस उपटन को आपने अपने हाथ से इस तरह से रगड़कर उतारना है। उतार के सारे उपटन को आप कलेक्ट कीजिए और एक लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिए। रात को जब होलिका दहन होगा तो आपने ये सारा उपटन उस होलिका दहन में डाल देना है। आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी जो है वो होलिका दहन की अग्नि में भस्म हो जाएगी। ये सभी को करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसी भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में हो, किसी भी तरह का ईविल आई आपके ऊपर हो रखा हो, या कभी कभी ना कुछ कर्सेस होते हैं हम लोगों के जीवन में कि किसी ने कोई श्राप दे रखा है और बस उसके कारण हमारी जिंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप होलिका दहन वाले दिन ये उपाय जरूर कीजिए और फिर चैनल पर ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। ये तो क्या मेरा दोस्त है वो करेगा, क्योंकि वो सुन भी रहा था मैं जब भी कुछ काम करने जाता है कुछ ना कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे सपोज करो कोई काम करने गया वो मतलब काम करने जा रहा है, वो कोई अड़चन आ गई, वो काम ही नहीं हुआ। ओके, फिर उन्हें जरूर करना चाहिए ये। जी जी जी। आप उनके लिए भी चलो एक और चीज बता देती हूँ। अब ये होलिका की राख से तो नहीं है बट एकदम दिमाग में आ गया। कभी कभी ना कुछ डिवाइन प्रेरणाएं हो जाती हैं, इंट्यूशंस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपके दोस्त फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ऐसे और भी लोग आपके व्यूअर्स हैं फेस कर रहे होंगे कि कुछ भी करने जाते हैं वो काम अटक जाता है। लाइक इंटरव्यू दे दिया तो अब उसके बाद आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल कॉल नहीं आई या कुछ कॉल नहीं आई, या कोई बिजनेस डील करने गए वो डील नहीं हुई आपकी। तो कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं और वो अटक जाता है तो उस समय आपने एक काम करना है, आपने 3 पीली कौड़ी, 3 गोमती चक्र जी, और उसके साथ में लेना है 1 बताशा। ओके। 3 पीली कौड़ी, 3 गोमती चक्र और 1 बताशा लीजिए। होलिका दहन में जहां होलिका दहन हो रहा है वहां जाइए और इसे अपने राइट हैंड में रखिए, अपने सिर के ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अच्छा। उतारा कीजिए, इंटेंशन सेट कीजिए कि जो भी ऑब्स्टेकल्स मेरे जीवन में आ रहे हैं वो सारे उतर गए हैं। और फिर उस पूरी अपने मुट्ठी में जो सामान ले रखा है उसे होलिका दहन की अग्नि में डाल दीजिए, तो जो भी स्टकनेस आपकी लाइफ की है वो निकल जाएगी। ओके। होलिका दहन जो है ना, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा पर्व है जो हमारे जीवन में बहुत उत्साह लेके आता है, क्योंकि रंगों का पर्व है। अगले दिन हम होली में रंग खेलते हैं, रंगों का पर्व है। तो ये जो रंग हम खेल रहे हैं ये हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालते हैं, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए जी। क्योंकि जब हम रंगों से खेल रहे हैं तो किस तरह के रंगों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो एनर्जी भी आप पर वर्क करेगी जी। अभी आपने देखा होगा बीच में कुछ समय ऐसा आया था कि लोग ना होली वाले दिन पहले ही अपने घर पे काला रंग लगा के बाहर निकलते थे अपने फेस पर कि हम पे कोई और रंग चढ़ेगा नहीं। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी खींचने वाला वो काला रंग है। अच्छा। तो होली वाले दिन काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि काला रंग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है। और चूंकि होली के आसपास और होली वाले दिन बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज घूम रही होती हैं, तो आपको काले रंग से तो बिल्कुल भी होली नहीं खेलनी है, ना खुद को काला रंग लगाना है। तो मैम जैसे आपने रंग की बात हो रही, कौन सा रंग मतलब नहीं खेलना चाहिए, तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का होगा कि कौन सा कलर पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बात कहूंगी, मैंने कई लोगों को देखा कि होली वाले दिन ना वो बहुत पुराने पुराने कपड़े निकाल कर खेलते हैं कि जो घर के पुराने घिसे हुए कपड़े होंगे वो निकाल लेते हैं और वो पहन के होली खेलेंगे। तो देखो,
जो हम होली खेल रहे हैं ना, ये हम उत्साह मना रहे हैं, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत का। जी। किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त की कैसे रक्षा की, यानी परमात्मा अपने भक्तों को किस तरह से हर समस्या से निकाल लेते हैं। इट्स अ सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन हम पुराने कपड़ों से करेंगे तो क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी? दरिद्रता आएगी। दरिद्रता आएगी। पुराने कपड़ों में अलक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए पहली चीज तो यह कि भाई ये पुराने कपड़ों वाला जो रिवाज है ना, ये छोड़ दो। पुराने कपड़े पहन के आपको होली नहीं खेलनी है। दूसरी चीज, सबसे बेस्ट होते हैं सफेद कलर के कपड़े। अच्छा। अब आप पूछेंगे सफेद तो तुरंत गंदे हो जाएंगे। जी। हाँ भाई, तो सफेद कपड़े ही पहनने हैं आपने। क्यों पहनने हैं? सफेद कलर जो है उसी से सारे कलर्स आपको मिलते हैं। जी। जो सफेद, जो लोग फिजिक्स जानते हैं, तो प्रिज्म में जब आप एक किरण डालते हैं, एक सूर्य की किरण को आप एक प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं, तो उस व्हाइट किरण में से ही 7 रंग पैदा होते हैं। जी। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। जी। और 7 चक्रों के अलग अलग रंग हैं। तो जब आप सफेद कपड़े पहनकर होली खेलेंगे रंग बिरंगे कलर्स से, तो वो कलर्स की जो एनर्जी है वो आपके 7 चक्रों को एक्टिवेट करेगी। तो इसीलिए आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर ही रंग खेलना चाहिए। जी। फिर भी अगर आप व्हाइट नहीं पहन पा रहे हैं तो फिर कोई लाइट कलर्स पहनिए, बट रंग चढ़ जाए, जिस पर रंग चढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने शब्द कहा, जिस पर रंग चढ़ जाए, क्योंकि वही रंग तो आपको अपने जीवन में चाहिए ना। देखो, हरा रंग क्या देता है? आपको समृद्धि देता है, हीलिंग देता है। लाल रंग क्या देता है? आपको लव देता है, आपको कंपैशन देता है, करेज देता है। पीला रंग क्या देता है? सुख, समृद्धि और संपदा देता है। तो सारे कलर्स आपको कुछ ना कुछ देते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर सारे कलर्स को आने दीजिए, उनका स्वागत कीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, हम तो होली नहीं खेलेंगे। अगर आप इस तरह से होली को नकार रहे हैं तो आप अपने जीवन में उन कलर्स के महत्व को नकार रहे हैं। बोलो। और ये कलर्स ही आपके जीवन में सब कुछ लेकर आते हैं। तो रंगों से दूर मत भागिए, रंगों को अंगीकार कीजिए। बोलो। ये बहुत जरूरी है होली वाले दिन। बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस होली पर मेरा क्या ऐसा करूं कि मेरी लाइफ ना एक खुश हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा ना, वैसे आपने बताए थे कि ये उपाय करने से ये होता है, तो थोड़ी सी और कुछ बताइए कि ना मेरी लाइफ हैप्पी रहे, मतलब खुश रहूं। चलिए, ये देखो आपने जो बात कही कि लाइफ हैप्पी रहे। जी। तो पहले हम देखते हैं कि जीवन हैप्पी कैसे रहता है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि क्या क्या आयाम है हमारी जिंदगी के, जिसको हम ठीक कर लेंगे तो हमारा जीवन प्रसन्न रहेगा। तो हमारे जीवन में सबसे पहला आयाम होता है हमारे रिश्ते। जी। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, अपने मतलब पार्टनर से, अपने परिवार में, सब में प्यार है, तो हमारा जिंदगी खुश रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है हमारा करियर। जी। क्योंकि जब हमारा करियर अच्छा होता है, आप उसमें चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर हमारे पास मनी अच्छी होती है ना, वो कहते हैं ना, मनी है तो हनी है। अभी वो हनी आपका रिश्ता भी हो सकता है और जीवन में मिठास भी हो सकती है। तो रिश्ते अच्छे होने चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है ना, और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जिसके पास ये 3 चीजें हैं उसकी जिंदगी खुशहाल है। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम करियर की ग्रोथ की। कि जिसको भी जीवन में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक काम करना है, एक पान का पत्ता लेंगे। अच्छा। एक पान का पत्ता लेंगे, एक बताशा लेंगे, 2 लौंग लेंगे। जी। अब पान के पत्ते के ऊपर बताशा रखेंगे, उसमें 2 लौंग रखेंगे, पान के पत्ते को फोल्ड कर देंगे, जैसे बीड़ा बनाते हैं ना, ऐसे उसका बीड़ा बना देंगे। जी। अब इस पान के पत्ते को आपने शहद में डिप करना है। जी। जो हनी है ना, ये आपको मनी देता है। जी। ठीक है, तो आपने उसे शहद में डिप करना है। शहद में डिप करने के बाद आपने होलिका दहन में इसको समर्पित कर देना है, अपनी इंटेंशंस बोलते हुए कि क्या मतलब जो भी आप मुझे क्या चाहिए, लाइक मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है। ये बहुत छोटा उपाय है, मात्र 3 चीजों से काम हो जाएगा। देखिए, जो उपाय मैंने आपको अभी बताया पान के पत्ते वाला, तो वो मैंने आपको बताया
जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही करियर में, या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही। जी अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नौकरी ही नहीं लग रही है और वो बहुत परेशान है, तो उनके लिए मैं आपको एक और बहुत अच्छा, बहुत सटीक उपाय बताती हूँ। उन्हें होलिका दहन वाले दिन एक लाल कपड़े में एक जटा वाला नारियल लेना है। जी देखो, जो जटा वाला नारियल होता है ना, ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी जी, बहुत, मतलब मैंने भी देखा है कि वो जटा वाला क्यों लिया जाता है। हाँ, वो तांत्रिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है। जी जटा वाले नारियल के अंदर उसकी एक खूबी है, वो बाहर से जटाओं से घिरा हुआ है और बहुत कठोर दिखता है, और अंदर वो सॉफ्ट है और उसके अंदर पानी है। जी तो पानी जब तरल चीज होती है ना, तो उसके अंदर आप किसी भी तरह की वाइब्रेशंस डाल सकते हो। ओके। क्योंकि जो पानी है उसकी एक अपनी मेमोरी होती है। नाउ दिस इज साइंटिफिक रीजन। जी जी ये आज के युवाओं को बता रही जी। हूँ। पानी की अपनी मेमोरी होती है। आप पानी के पास जो भी बोलोगे, जैसी इंटेंशंस दोगे, उस पानी की जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है वो वैसा बन जाएगा, और फिर जब उस पानी को आप पियोगे तो आपके ऊपर वैसे ही असर होंगे, प्रभाव करता है। तो इसीलिए हम यहाँ नारियल ले रहे हैं। जी लाल रंग का कपड़ा लेंगे, जटा वाला नारियल लेंगे, एक पान का पत्ता, उसमें एक ड्राई हल्दी की गांठ, एक बताशा और 2 लौंग, जी इन सबको बांध लेंगे। बांध के जिसकी नौकरी नहीं लग रही है वो अपने सिर पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इस पोटली को, और साथ में अपनी सारी इंटेंशंस बोलेगा प्रेजेंट टेंस में। सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो गए हैं, मेरे को बहुत अच्छे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, मेरी जॉब लग गई है, जबकि वो है नहीं, जबकि कुछ है नहीं। जी जी। मैंने क्या कहा, पानी की मेमोरी होती है, तो आप ये बोलोगे ऑब्स्टेकल्स दूर हो गए हैं और जॉब लग गई है। जी ये कहते हुए 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको अपने सिर से उतारना है, और फिर आपने उसको होलिका दहन की अग्नि में दे देना है। और फिर बिना पीछे देखे और बिना किसी से बात किए आपको अपने घर में वापस आना है। अच्छा। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे सभी ध्यान से सुनेंगे, कि जब आप अपने घर में आ जाएंगे, दरवाजा खुला हो या बंद हो, जी आपने 3 बार नॉक करना है अपने दरवाजे पर। अच्छा। 3 बार नॉक करने के बाद अब दरवाजे के अंदर, अपने घर के अंदर जाएंगे। वहाँ कुछ बोलना है या कुछ नहीं, बस नॉक करना है। 3 बार नॉक करना। एक्चुअली जो भी नेगेटिविटी आपके शरीर की थी आप उसे बाहर छोड़ के आ रहे हो। अच्छा। जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जो नौकरी नहीं लगने दे रहे थे, आप उन्हें बाहर छोड़ के आ रहे हो। तो आपने 3 बार नॉक किया, घर के अंदर एंटर किया, सीधे वॉशरूम में जाएंगे। वॉशरूम में जाके 3 बार मुंह धोएंगे, 3 बार पैर धोएंगे, 3 बार हाथ धोएंगे, 3 बार कुल्ली करेंगे, मुंह में पानी लेकर कुल्ली करेंगे, और कान के पीछे जो जगह होती है, पानी से 3 बार आप अपने दोनों कानों के पीछे सफाई करेंगे। अच्छा। एंड उसके बाद आप अपनी घर में आ जाइए, और जब तक आप ये प्रोसेस कर रहे हैं किसी से बात नहीं करनी है। अच्छा। बिल्कुल। और आप देखिए 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो ये बहुत पावरफुल उपाय मैंने आपको बताया है। जी जी। तो इस उपाय को जरूर करें सभी लोग जिनको बहुत परेशानियां हैं। जी जी। अब मैम आजकल ना क्या कहते हैं, मतलब होली पे मैं लेके जाऊंगा कि हमारे रिश्ते बहुत बेकार हो रहे हैं, तो ये जो आपने बताया कि होली की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो हम अपने रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं? जी देखो, जैसे आपने रिश्तों की बात की, तो जो मुख्य प्रॉब्लम आजकल लोग फेस कर रहे हैं, और मैं आजकल देख भी रही हूँ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अभी तो मैं एक तो आपको ये बता रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कैसे ठीक करना है, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रिमूव कैसे करना है। जी। हमने एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपने अपने, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पान के पत्ते के ऊपर आप उस पर्सन का नाम लिखोगे, यानी जो थर्ड पर्सन है। जी। लाल रंग के चंदन से आप उस थर्ड पर्सन का नाम लिखोगे। फिर उसके बाद इस पान के पत्ते के ऊपर आपने 2 लौंग रखनी है, जी। एक ड्राई हल्दी की गांठ रखनी है, और काली हल्दी आती है, जी जी, वो काली हल्दी आप उसके अंदर रखेंगे। काली हल्दी भी जो होती है ना, वो बहुत तांत्रिक महत्व की होती है, वो काली हल्दी रखेंगे। सब बंद करेंगे। तो
अपने रिश्ते सुधारने हैं। अब आपने बैठना है, अपने सिर पे 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। कोई भी कर सकता है, मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी कर सकते हैं। इंटेंशंस बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा सा रिश्ता हो रहा है और जो भी थर्ड पर्सन है वो हमारी लाइफ से चला गया है, हम दोनों के बीच में प्यार इम्प्रूव हो रहा है। और ऐसे इंटेंशंस बोलकर आपने इसे होलिका दहन में समर्पित कर देना है। जब आप होलिका दहन में समर्पित कर रहे हैं तो उस समय आप तुरंत विजुलाइज करेंगे कि आप दोनों मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, जो थर्ड पर्सन था वो निकल गया जिंदगी से जी। और उसके बाद अगले दिन जब होलिका राख ठंडी हो जाएगी तो आप होलिका की राख घर लेकर आएंगे और जिस बेड पर हस्बैंड वाइफ सोते हैं लाल रंग की पोटली में वो राख बांधेंगे और अपने बेड के जो पाया होता है पाए में वो पोटली बांध देंगे। तो ये जो पाया है कौन से, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? किसी आप हस्बैंड वाइफ में से जो चीट कर रहा है अच्छा उसके साइड के पाए में बांधेंगे। तो लाइक अगर हस्बैंड चीट कर रहा है तो जिस साइड पर हस्बैंड सोता है उस पाए पर इसे बांध देंगे। वाइफ चीट कर रही है तो जिस साइड पर वाइफ सोती है उस पाए पर बांध देंगे। तो इस तरीके से आपने इसको बांधना है और ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। जो लोग भी करेंगे 1.25 महीने के अंदर डिफरेंस दिखने लगेगा लाइफ के अंदर। एक चीज और बता देती हूँ, चलिए बात की ही है रिलेशनशिप की, तो अगर चीटिंग तो नहीं है हस्बैंड वाइफ के बीच में पर प्यार बहुत कम है, तो इसमें ये सिर्फ होली पे करने का उपाय नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हैं और बहुत छोटा सूक्ष्म उपाय है। किसी भी फ्राइडे वाले दिन अपने हाथ में 15-20 दाने जीरा, जो किचन में हम यूज करते हैं, वो लेंगे। राइट हैंड में जीरा लेंगे, इंटेंशन सेट करेंगे कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है और लाइक अगर वाइफ नहीं करती है तो वाइफ के लिए इंटेंशन सेट करेंगे कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरी बात भी मानते हैं, हमारी हैप्पी फैमिली लाइफ है। इस तरह का इंटेंशन सेट करने के बाद मैट्रेस के नीचे वो जीरा डाल देंगे। अच्छा, तो लाइक अगर हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो हस्बैंड के मैट्रेस के नीचे डाल दो, अगर वाइफ से प्रॉब्लम है तो वाइफ के मैट्रेस के नीचे डाल दो। और इसको हर 15 दिन में, यानी कि इस फ्राइडे आपने जीरा रखा है और आफ्टर 2 फ्राइडे जीरा चेंज करके और जीरा डाल दो। अच्छा, बिल्कुल 7 फ्राइडेज तक डिफरेंस दिखने लगेगा रिलेशनशिप में। बहुत सारे उपाय होते हैं लेकिन अभी एक छोटा से पॉडकास्ट है, उसमें बहुत सारे उपाय बताए नहीं जा सकते हैं। ये तो होली पे रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उपाय तो बहुत हैं। आज हम उन्हीं पर स्टिक रहने वाले हैं जो शादी से संबंधित हैं या होली पर ही किए जाने चाहिए। चलो शादी का शब्द आया है, आजकल शादियां नहीं हो रही हैं, लेट हो रही हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसको रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ वो नारी दोष होता है, वो क्या मतलब आप बाद में बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा होता है जब हम कुंडली मिलाते हैं, या हम थोड़ा सा, हमारा चर्चा का विषय भटक जाएगा पर फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जब हम कुंडली मिलाते हैं ना तो उसमें ये विभिन्न प्रकार के 8 दोष होते हैं या 8 गुण होती हैं, चीजें जो मिलनी चाहिए। तो उसमें कभी कभी एक नाड़ी दोष आता है। तो पंडितों के आधार पे अगर मैं बात करूं तो पंडित यही कहते हैं कि नाड़ी दोष होते हुए ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गोत्रों से रिलेटेड हो जाता है। हमारे यहाँ जब ये कुंडली मिलान बनाया गया था ना तो ये इसलिए था कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। और सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, उसका कारण साइंटिफिक था, क्योंकि सेम गोत्र का डीएनए लगभग उसकी संरचना एक सी होती है। तो जब आप एक जैसी संरचना वाले डीएनए में शादी करोगे तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है। अच्छा, तो हमारे जो शास्त्रों के अनुसार बातें बनी है वो गलत नहीं बनी है। तो सेम गोत्र में शादी ना हो। अब अगर नाड़ी दोष है तो कहीं ना कहीं वो गोत्र जो है वो मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ सामने नहीं दिख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले वो गोत्र आपके मिल रहे थे, तब वो नाड़ी दोष क्रिएट होता है। लेकिन मोस्टली उसमें शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कुछ दिल मिलने वाली बात आ गई हो जहाँ पर, हाँ, तो आजकल तो वो क्या कहते हैं, लव मतलब चल रहा है। तभी मैंने कहा जहाँ दिल मिलने की बात आ गई हो तो देखो, स्पष्ट चीज कहूंगी, ये मेरी खुद की मान्यता है, जो शादी होती है ना वो 2 लोगों का एक ऐसा समझौता है कि हम दोनों
अच्छाई बुराई को एक्सेप्ट करते हुए, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए, जी एक दूसरे के गुण अवगुण को ग्रहण करते हुए और मानते हुए जिंदगी को साथ निभाएंगे, जी पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। तो कुंडली मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। देखो बहुत से लोग हैं वो कुंडली नहीं मिलाते हैं। हाँ। सिखों में कुंडली नहीं मिलती है, ईसाइयों में कुंडली नहीं मिलती है, आर्य समाजी लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं। तो जब इतने सारे लोग, मुस्लिम्स तो कुंडली के बारे में सोचते ही नहीं है, तो क्या इन लोगों में शादियां नहीं होती, या इन लोगों की शादियां सक्सेसफुल नहीं होती? तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें मॉडर्न तो बनना ही पड़ेगा। शादी का सक्सेसफुल होना जितना कुंडली पर निर्भर करता है ना, उससे कहीं ज्यादा निर्भर करता है कि दोनों जो पार्टनर हैं उनका मेंटल लेवल कैसा है, बोलो वो दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, उन दोनों के अंदर अपने रिश्ते को निभाने की शिद्दत कितनी ज्यादा है, वो उनका प्यार कितना ज्यादा है। हर देखो सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जो लोग कुंडली नहीं मिलाते क्या उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते? जो लोग कुंडली नहीं मिलाते क्या उनके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती? जो कुंडली नहीं मिलाते, जो कुंडली मिला के शादी करते हैं, क्या उनके डिवोर्स नहीं होते? और वो तो ऐसा वो कहते हैं कि 36 गुण मिलाए थे तब भी वो 6 महीने बाद तो खत्म हो गया। इसमें तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ, कहा जाता है कि भगवान राम और सीता की जो कुंडली थी उसमें 36 गुण मिलते थे। और आप देखिए उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट झेले। तो कष्ट आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कुंडली का मिलना ना मिलना एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुंडली मिलाई है और आपके 36 गुण मिल रहे हैं या 35 गुण मिल रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कष्ट नहीं आएंगे, परेशानियां तो आएंगी। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते। ये तो समय का पहिया है, कभी ऊपर है तो नीचे भी जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ बात यहाँ ये आती है, हम इन परेशानियों को झेलते हुए अपनी शादी को कितने कमिटमेंट के साथ निभाना चाहते हैं। तो अगर हमारा कमिटमेंट ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर कुंडली वैल्यू नहीं करती है, मायने नहीं रखती, बिल्कुल मायने नहीं रखती है। अब मैम आप बता रहे थे कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, हाँ, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात छूट गई थी, अच्छा कि आपने मुझे याद दिलाया। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते आ रहे हैं पर किसी से भी मैच नहीं हो रहा, क्योंकि देखो जिन परिवारों में कुंडली मिलाई जाती है तो वो तो मिलाते ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे ही मेरी बात मान लेंगे। तो अगर उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो होलिका दहन वाले दिन उन्हें एक उपाय करना है जी। और फिर ये उपाय लगातार 21 दिन करना है। अच्छा। तो होलिका दहन वाले दिन को पहला दिन गिनेंगे, ठीक है, और फिर 21 दिन लगातार ये उपाय करेंगे। होलिका दहन वाले दिन सुबह शिव मंदिर में जाना है जी। अब जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी जा सकता है, और अगर वो नहीं जाना चाहता है तो उसके पेरेंट्स भी जा सकते हैं जी। शिवलिंग पर एक पान का पत्ता और एक ड्राई हल्दी की गांठ, बस जी। इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी कि पान के पत्ते के अंदर ड्राई हल्दी की गांठ रखेंगे, लपेट देंगे, बीड़ा बना देंगे और लाल मौली से बांध देंगे जी जी। और ये आपने जाके अपनी इंटेंशन बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है जी। और अपने घर आ जाना है। तो वहाँ इंटेंशन कौन सी बोलनी है? शादी हो जाए। अच्छा, मैंने मुझे कि शादी हो चुकी मेरी, क्योंकि बोले तो वो और कुछ समझेंगे। नहीं, वो यही बोलेंगे जैसे अच्छे रिश्ते नहीं मिले हैं। जैसे मान लीजिए माँ बाप हैं तो माँ बाप इंटेंशन ये बोलेंगे कि मेरे पुत्र या पुत्री जो भी है उसकी शादी हो गई है, बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है और भगवान जी थैंक यू। देखो हमें ना हर परिस्थिति में परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए जी। और लेकिन हम क्या हुए ना, हम हो गए हैं बिजनेसमैन। हम क्या करते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी ना तो मैं यहाँ पे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। कोई कहता है भगवान मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी ना तो मैं जागरण कराऊंगी। तो हम व्यवसाय करते हैं भगवान से। तो भगवान से व्यवसाय नहीं करना, आपने भगवान को जाकर बस थैंक यू बोलना है कि भगवान जी थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया है। अब भगवान बाध्य है आपका काम करने के लिए जी। आप बिजनेस करोगे तो उनकी मर्जी है, वो डील करें ना करें, लेकिन जब आप पहली थैंक यू बोल दोगे तो भगवान बाध्य हो जाते हैं आपका काम करने के लिए। तो थोड़ी सी टेक्निक्स हमें अपनानी पड़ती हैं। तो आपने होलिका दहन वाले दिन शिवलिंग पर एक पान के पत्ते में ड्राई हल्दी की गांठ को रोल करना है
लाल कलावे से उसे बांधना है, शिवलिंग पर इंटेंशंस के साथ अर्पित करना है जी। अब ये लगातार 21 दिन तक करते रहिए। ये लगातार आप 21 दिन करेंगे तो 80% चांसेस होते हैं कि इन्हीं 21 दिनों में आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा। और कोई ज़्यादा ही नेगेटिव परिवार है या बच्चा है तो फिर 1.25 महीने के अंदर उसकी शादी के योग खुल जाते हैं। ओके। तो ये उपाय वो करें, ये बहुत अचूक उपाय है। हमने रिश्तों की बात कर ली, हमने शादी की बात कर ली, हमने करियर की बात भी कर ली। एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय, अंतिम उपाय सबको बता देती हूँ। जी मैम प्लीज। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का शनि बहुत भारी होता है, हाँ। तो उन लोगों को बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं या चोट लगती रहती है एक ही जगह पर बार बार। अच्छा हाँ, ये ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि एक ही जगह पर बार बार चोट लगती है, ठीक हो गई 2 महीने बाद फिर चोट लग गई जी। तो ऐसी स्थिति में आपने एक उपाय होलिका दहन पे करना है। उस जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी लंबाई का 7 गुना काला धागा लेना है जी। तो आप उसकी लंबाई यहाँ सिर से लेके पैर के अंगूठे तक नापेंगे और फिर 7 गुना धागा ले लेंगे। जी जी। 7 गुना धागा लेके उसको लपेट लीजिए, लपेट के छोटा सा रोल बना लीजिए। रोल बनाने के बाद अपने सिर पर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये पूरा प्रोसेस करते हुए इंटेंशन सेट करेंगे कि ये जो मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, तंत्र है, ईविल आई है, टोना टोटका है, क्योंकि होली पर मैंने कहा टोने टोटके होते भी हैं और टोने टोटके उतारे भी जाते हैं जी। तो ये कोई भी अगर किसी के ऊपर टोना टोटका भी हो रखा होगा ना तो वो भी उतर जाएगा जी। तो आपने बस उसको अपने सिर पर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और घुमा के होलिका दहन की अग्नि में उसको समर्पित कर दीजिए और वहां पर थैंक यू बोलिए भगवान विष्णु को जी। कि हे परमपिता परमात्मा, हे विष्णु भगवान, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे ऊपर जो भी ईविल आई थी वो सारी उतर गई है और अब मेरे जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके ऊपर जैसा भी जादू टोना है, जैसा भी तंत्र है, जो भी है वो सब उतर जाएगा। ओके। एक कंक्लूसिव पॉइंट, एक कंक्लूजन देना चाहूँगी सभी लोगों के लिए। जी। एक बात याद रखिए, अब मैं साइंटिफिक बात करने वाली हूँ यहाँ पर। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, अगर आप ये बिलीव करते हो कि मेरे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, अगर आप किसी के प्रति नेगेटिव भावना रखते हो कि ये पर्सन मेरा बुरा चाहता है, तो लिख के रख लो आपका बुरा होगा। अच्छा। तो कि जो भी आपके ऊपर हो रखा है, मतलब ब्लैक मैजिक है, ईविल आई है, तंत्र मंत्र कुछ भी है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स दी हैं, आपने उस व्यक्ति को नेगेटिव ऊर्जा अपनी तरफ से दी है कि ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, आपने उसके प्रति नेगेटिव भाव रखे हैं। तो अगर आपने, क्योंकि हम जो भी पाते हैं ना, जो भी हमें इस जीवन में मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध के कारण मिल रहा है, हमारे कर्मा के कारण मिल रहा है। तो आज नेगेटिव थॉट नहीं थी, आप कहोगे मेरी तो आज कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, पहले थी। तो हमेशा अपने जो भी नेगेटिव कर्मास हैं उनको काटने का प्रयास करते रहो और नेगेटिव कर्मा को काटने का प्रयास करने का एक ही तरीका होता है, पूरी तरीके से परमात्मा के प्रति सरेंडर रहो जी। उस एनर्जी को हमेशा मानते रहो। जो परमपिता परमात्मा है वही इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है और वो जो भी कर रहा है वो उसकी इच्छा है। तो अगर आप उसकी इच्छा मान के एक्सेप्ट करते रहोगे हर चीज को, जो और भी है, जैसा भी है, हाँ, और किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं रखोगे, तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, ईविल आई नहीं होगा। क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद बहुत से लोग ये सोचेंगे शायद सबके ऊपर टोना टोटका हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बिल्कुल नहीं होगा। और अगर टोने टोटके से बचना है तो हनुमान जी की चौपाई हमेशा गाते रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बहुत ही अच्छा रहेगा और एक प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा आपके चारों तरफ बनी रहेगी, तो किसी तरह का तंत्र मंत्र आप पर असर नहीं करेगा। जी चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को मानने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपकी पॉडकास्ट पर।